नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल द मून कमेंट में फिर से स्वागत है। तो देखिए, आप और ने कल देखा होगा कि कैसे तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, यानी कि 20 साल बाद तालिबान की जो अफगानिस्तान में वापसी हुई है। और इस वापसी के बाद दुनिया में चारों तरफ इस बात में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो देखिए, आखिरकार आप और हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा और काबुल पर जो कब्जा इतनी जल्दी कैसे हो गया, जबकि दुनिया भर के जो थिंक टैंक थे, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, या जो दुनिया में हर कहीं भी ये कहा जा रहा था कि तालिबान जो है काबुल पर कब्जा या तो कभी नहीं कर पाएगा, या कम से कम उसे 1 साल, यहाँ तक कि अगर एक्सट्रीम लेवल पर भी कुछ होता है तो वो 90 दिन से पहले काबुल पर कब्जा नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ऐसा ही कहा था। लेकिन आखिरकार अचानक से कैसे हुआ कि सबकी जो है जो अनुमान ध्वस्त हो गए, और लगभग 7 दिन के अंदर बहुत तेजी से तालिबान ने अफगानिस्तान के जो बड़े शहरों पर कब्जा किया। तालिबान जो कि मोस्टली देहात कह सकते हैं आप, कि वहीं तक सीमित था पिछले 20 साल में, और वो बहुत तेजी से पिछले करीब जनवरी से वो बढ़ने लगा था। और मई में हमने काफ़ी अफगानी फोर्सेज और तालिबान के बीच झड़प देखी थी। लेकिन इसके बाद ये झड़पें कम होती गई और तालिबान बिना किसी रोक टोक के बड़े शहरों को भी कब्जे में लेता रहा। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि तालिबान ने इतनी आसानी से काबुल पर कब्जा कर लिया? तो आज इसी बारे में बात करते हैं। तो लोग सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं इसमें कि जो तालिबान की जो स्ट्रेंथ है और जो अफगान आर्मी की स्ट्रेंथ है। देखिए, कहा जाता है कि अफगान आर्मी में करीब 3.5 लाख के करीब जो है सशस्त्र सिपाही हैं, और उनके पास जो हथियार और ट्रेनिंग है वो तालिबान से अच्छी है। और जबकि यूएस खुद मानता है कि तालिबान के पास लगभग 60,000 लड़ाके हैं। और तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो इतनी बड़ी और मजबूत अफगानी सेना, जो तालिबान से कई गुना मजबूत दिखाई दे रही है कागजों पर, वो एक तरह से ताश के पत्ते की तरह ढह गई। तो देखिए, आपको मैं बताऊं कि अफगानी सेना की एक्चुअल संख्या लगभग 3.5 लाख नहीं है। ये एक प्रस्तावित संख्या है जो कभी 3.5 लाख तक पहुंची ही नहीं। एक अनुमान लगाया जाता है कि अफगानी सेना की संख्या 1,80,000 के लगभग ही है, क्योंकि अफगानी सेना में जो कैजुअलिटीज़ बहुत हाई हुई हैं। कहा जाता है कि सन 2001 से सन 2020 तक करीब 65,000 से 1 लाख के करीब अफगानी सिपाही तालिबान के खिलाफ लड़ाई में मारे जा चुके हैं। और इसके साथ ही सबसे बड़ा रीज़न इसमें यह रहा है कि जो अफगानी लोग हैं वो अफगानी जो सेना को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। उसका एक रीज़न ये है कि क्योंकि जो शहरी अफगानी हैं वो जो अफगानी सेना में ज्वाइन इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि अफगानी सेना में कैजुअलिटी बहुत हाई है। यानी कि कोई भी आदमी किसी एक मामूली तनख्वाह के लिए मरने तो जाने वाला नहीं है। ये जो अफगानी जो हाई क्लास या जो शहरी लोगों की सोच थी। इसके अलावा जो देहात में जो अफगानी हैं उनका जो है तालिबान की तरफ अफगानी गवर्नमेंट के बजाय ज़्यादा झुकाव रहा। तो इसलिए वो जो अफगानी सेना ज्वाइन करने में हम हमेशा पीछे रहे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या रही है अफगानिस्तान में वो रहा है करप्शन। अशरफ घानी हो चाहे हामिद करजई हो, अफगानिस्तान में करप्शन हमेशा ही बड़े लेवल पर हुआ है। और ये करप्शन से जो है अफगानी सेना भी कभी अछूती नहीं रही है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो सिपाही मारे जा चुके हैं उनकी तनख्वाह भी जो जनरल अभी तक लेते रहे हैं, क्योंकि अफगानी सेना का सारा खर्चा जो अमेरिकी सेना उठा रही है, जो अमेरिकी सेना उठाती है, और जो अमेरिका के फंड से जो उनकी अफगानी सेनाओं की तनख्वाह मिलती थी, उसमें भी काफ़ी घालमेल हुई कि मरे हुए सिपाहियों तक का पैसा जो है अफगानी जनरल अपने अकाउंट में लेते रहे थे। इसका खुलासा काफ़ी पहले भी हो चुका था। और इसका दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि अफगानी जो लोगों का तालिबान की तरफ झुकाव इसलिए ज़्यादा बढ़ने लगा क्योंकि वो अफगानी गवर्नमेंट से काफ़ी नाराज़ थे। अफगानी गवर्नमेंट में बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, और अशरफ घानी जो खुद जो है चुनाव में जो फर्जी वादा कर जीते हुए बताए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ अफगानी जो लोग हैं ना तो हामिद करजई को पसंद करते थे और ना ही अशरफ घानी को। हालांकि जो काबुल में काफ़ी लोकप्रिय थे अशरफ घानी, लेकिन वो एक हाई सोसाइटी में ही फेमस थे, जबकि पूरे अफगानिस्तान में वो काफ़ी मतलब अलोकप्रिय थे। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि तीसरा रीज़न ये रहा है कि जो अफगानी सेना के साथ साथ जो अफगानी जो वारलॉर्ड थे, जैसे अब्दुल रशीद दोस्तम और जैसे अता मोहम्मद नूर, तो इस टाइप के जो ये जनरल थे जो काफ़ी प्रभावशाली माने जाते रहे हैं। और
इन्होंने भी क्या है, जो तालिबान के साथ इनकी जो कहा जाता है कि गुप्त बैठकें हुई, जिसके बाद इनके लड़ाके जो है अपने हथियार और अपनी वर्दियां तक छोड़कर चले गए, और इसके एवज में जो तालिबान ने इन्हें जो सेफ पैसेज अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए दिया। अब इसमें सबसे बड़ा रहस्य ये बना हुआ है कि क्या तालिबान और अफगानी वारलॉर्ड और जो अफगानी गवर्नमेंट के बीच क्या कोई गुप्त समझौता हुआ है, जिसकी वजह से बिना लड़ाई और बिना ज़्यादा लड़ाई के या बिना ज़्यादा खून खराबे के जो सत्ता परिवर्तन हो गया। जी हाँ, अभी देखिए, इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस बारे में अभी भी पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि आखिरकार बिना लड़े देश छोड़कर भागने का क्या कारण रहा है। कहा जाता है कि अफगानी सैनिक बिना लड़े, अपने बिना एक गोली फायर हुए, वो अपने हथियार, यहाँ तक कि अपनी वर्दियाँ और जूते तक भी सड़कों पर छोड़कर पड़ोसी देशों में भाग गए, चाहे जो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या ईरान में। तो इसका रीज़न क्या रहा है? क्या इतना मोरल डाउन रहा है कि उनका, कि वो लड़ाई नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा सपोर्ट थी बजाय तालिबान की? अब देखिए, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आखिरकार जो अफगानी गवर्नमेंट और अफगानी सेना ने बिना लड़े ही तालिबान को काबुल पर कब्जा क्यों करने दिया। क्योंकि जैसी जो है अफगानी की जो सेना की जो क्षमता थी, उसके आगे तालिबान अगर टिकता नहीं तो कम से कम ये लड़ाई काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली थी, और हमें कोई ऐसा लास्ट स्टैंड जो है देखने के लिए नहीं मिला। इवन लास्ट स्टैंड तो छोड़िए, हमें फर्स्ट स्टैंड भी अफगानी सेना की तरफ से देखने के लिए नहीं मिला। अब बात करते हैं कि क्या बिना अफगानी जनता में लोकप्रिय हुए बिना क्या तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान में या काबुल पर कब्जा कर सकता था? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। अभी एक प्यू पोल की जो रिसर्च में कहा गया है कि अफगानिस्तान में जितने मुस्लिम रहते हैं, जी यहाँ वहाँ पर हालांकि 99% मुस्लिम ही लोग हैं, उनमें से भी 99% शरिया कानून लागू करने के पक्षधर हैं। इवन उनमें से जो है कहा जाता है कि 43% जो अफगानी हैं वो तालिबान के टाइप के जो शरिया लो जो लागू हों अफगानिस्तान में, इस चीज़ के पक्षधर थे। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब वहाँ के देश में जो तालिबान इतना ज़्यादा लोकप्रिय है कि 43% लोग ये चाहते हैं कि ऐसा शरिया कानून लागू हो जैसा तालिबान ने 20 से 25 साल पहले अफगानिस्तान में लागू किया था। तो आप इससे क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है इस्लामी कानून लागू करवाने के लिए वो कितने आतुर थे। इसके साथ ही आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई करने में अफगानी लोग सबसे ऊपर रहे थे प्यू पोल जो रिसर्च की स्टडी में। जी हाँ, करीब 30% से ज़्यादा अफगानी लोगों ने कभी ना कभी जो सुसाइड बॉम्बिंग जो गैर मुस्लिमों के प्रति हुई है उसे जायज़ ठहराया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अफगानी लोग और अफगानी जनता में कितना ज़्यादा गवर्नमेंट के प्रति या तो असंतोष कह लीजिए या उन्हें इस्लामी कानून पसंद है, या ये कह लीजिए। हालांकि मुझे लगता है कि अफगानी जो जनता है खुद चाहती है कि वो शरिया लॉ के अंडर में रहें, क्योंकि देखिए ये जो प्यू पोल का जो रिसर्च है ये काफ़ी अच्छा रिसर्च माना जाता है। और इसमें कहा गया कि जब 99%, देखिए 99% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, यानी कि ना लगभग आप 100% ही कह लीजिए, इसमें 1% जो अफगानी एलीट या अफगानी गवर्नमेंट के लोग हो सकते हैं। और आखिरी और सबसे खुलेआम जो हम देख सकते हैं कि अमेरिका की हार। जी हाँ, अमेरिका ने हर तरीके से इस युद्ध को हारा है। अमेरिका ने अफगानी सेना को बनाने में काफ़ी पैसा खर्च किया, अफगान के निर्माण में काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन जब तालिबान उभरने लगा तो वो एकदम से जो है अमेरिका को लगा कि अब वो एक लंबे युद्ध में दोबारा से फंसने वाले हैं। तो उससे पहले उन्होंने एकदम अचानक से जो है अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि जब बगराम एयरबेस को खाली किया गया तो इसकी सूचना राष्ट्रपति अशरफ घनी को भी नहीं हुई। जी हाँ, जो अफगानिस्तान में जो अमेरिका की जो हड़बड़ी है ये एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, जिससे तालिबान का जो मोराल है बूस्ट हो गया और जो अफगानी सेना का मोराल काफ़ी डाउन हो गया। ये एक बड़ा रीज़न है। और इसमें कहा जाता है कि सबसे जो बड़ा फेल्योर है वो अमेरिकन इंटेलिजेंस का और अमेरिकी विदेश नीति का है, क्योंकि एक इतने लंबे समय तक जहां आपने जो खर्च किया हो और आप एकदम से वहां से ऐसे भागने लगें, और इससे आपकी जो है एक विश्व शक्ति की छवि को भी धक्का पहुंचेगा
और इसके साथ ही अन्य देश जो है जैसे रशिया का और चाइना का भी अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ने की संभावना है। और एक तरह से अमेरिका की एक वियतनाम युद्ध के बाद अब तक की सबसे बड़ी हार है, जो कि बिल्कुल जायज़ बात है। और इसमें कहा जाता है कि अमेरिका ने कभी भी जो है अफगानी सेना को इतना कैपेबल जानबूझकर नहीं बनाया कि ताकि कहीं वो अफगानी सेना अमेरिकियों के खिलाफ ही ना खड़ी हो जाए। हालांकि ये बातें आप कह सकते हैं कि मतलब कुछ अफवाहें भी हो सकती हैं, लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि अफगानी सेना इतनी कैपेबल हो कि वो अमेरिका की मदद के बिना तालिबान से लड़ सके। तो देखिए, आपके हिसाब से आखिरकार कौन सा रीज़न हो सकता है? क्या इसके अलावा भी कुछ और रीज़न हो सकते हैं? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए, आखिरकार तालिबान जो है 20 साल बाद वापस आ ही गया है। तो इसके बाद इसके फ्यूचर पर मतलब क्या होगा अफगानिस्तान का और अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों का? तो देखिए, ये तो कंडीशन बिल्कुल डेजा वू है, यानी कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हालांकि इंडिया के लिए इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस बारे में आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन पिछली बार का जो तालिबान रूल है वो इंडिया पर काफ़ी भारी पड़ा था, क्योंकि जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में जो अच्छे से पैर जमाए थे 1990 के दशक में, उसके साथ ही पाकिस्तान के साथ मिलकर जो कश्मीर इंसर्जेंसी है उसकी शुरुआत एक तरह से तभी हुई थी। और जो कश्मीर में जो हिंदुओं का पलायन हुआ था वो तालिबान के अफगानिस्तान में अच्छे से सेटल हो जाने के बाद ही हुआ था। और कहा जाता है कि तालिबान, ISI और जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, इन सब का रोल इसमें सबसे ज़्यादा था। हालांकि देखिए, अभी फ्यूचर के बारे में कहना अभी से जायज़ नहीं होगा, इसके लिए आने वाला समय बताएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर देखिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरे जो है इंस्टाग्राम अकाउंट और जो ट्विटर अकाउंट और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हैं। तो ठीक है, इसी के साथ अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।